Okay, welcome to lecture 19 of mass spectrometry. Today our topic is interpretation of mass spectrum, and that is part 3 of the same topic. So we will start with the first spectrum. Here you see a mass spectrum of a compound, and practically this is it. Only information which you are given is only the spectrum. So we will try to figure out the structure. So what you will take the first hint to solve this spectrum? What should be our first hint? Sir, the molecular ion peak? Molecular ion peak. Very good. So molecular ion peak is given. If molecular ion peak is given, it is very great help to solve spectrum in exam. What you have to do is apply rule of 13 and prepare a base formula. Uh, uh, for example, when I applied rule of 13, then base formula becomes C7H14. Now, what should be the next clue? From here, what should we do now? सर Sir, बेस पी को देखना चाहिए, उसका डिफरेंस देखना चाहिए। यहाँ 15 आ रहा है तो आई गेस मिथाइल होगा वहाँ पर। बेस पीक को देखें तो आपको 15 इसमें लॉस आ रहा है. दैट इंडिकेट कि आवर मास जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है दैट्स लॉजिकल बिकॉज द फ्रेगमेंटेशन इज प्रिसाइज एट मैथल पोजीशन मैथल ग्रुप. सो लेकिन इससे आपको बहुत सारे हेल्प नहीं मिल सकती. अब ये देखें, you don't know whether there is any oxygen in it or not. You don't know whether there is chlorine, bromine, other element भी तो हो सकते हैं ना. We have only base formula at this stage. So should we add anything else or not? That should be our next step. उसको कैसे हम decide करेंगे? sir, molecular formula हम deduce करेंगे with M+1 और M-1 peak with the help of that. Very good. M+1 से करेंगे, M-1 से आपको हेल्प नहीं मिलती. M+1 का मतलब ये है कि अगर 98 आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है, देन द नेक्स्ट 90 दिस 99 पीक दैट इज M+1, दिस पीक M+1. तो इसका आपको अबंडेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ दैट यू शुड नो. अगर आपको इस वक्त गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? सर फार्मूला से यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है +1 के लिए. नहीं, वो फार्मूला तो हम तब अप्लाई करेंगे ना जब हमें इस नंबर का पता है. अब हमें तो ये पता नहीं कि ये कितने परसेंट है. सर, इसको हम फिर रिलेटिव अबंडेंस से देखेंगे कि क्या किस परसेंटेज पे आ रहा है. कैसे करेंगे? आप कुछ थोड़ा सा बताएं ना कि लेट्स से दिस इज स्पेक्ट्रम. आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी है ये परसेंटेज? सर सर, बेस इसका बेस पीक से होता है कुछ कंपैरिजन. बेस पीक इज 100%. देन ओके, बेस उसके पीक तो मुताबिक हमेशा 100% होती है. उसका जी सर. तो इसके साथ कोई इशू नहीं है, इसको लेना देना नहीं है. ये जो M+1 है ना, इसकी ये जो परसेंटेज है, that is with respect to molecular ion peak. That has nothing to do with the base peak. ओके, तो आपको ये यहां से ये जो दिस पीक एंड दिस पीक, इनकी आपस में रेशो आपने निकालनी है. तो आपके पास रूलर होगा, राइट? यस सर. आप इस पीक को यहां से यहां बेस तक मेजर कर सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर है या कितने मिलीमीटर है. उसके बाद आप ये मेजर कर सकते हैं ये पीक यहाँ से यहाँ तक कितने मिलीमीटर है. उसके बाद M+1 की परसेंटेज का फार्मूला जो है ना वो कैसे आता है, ये परसेंटेज कैसे आएगी? द हाइट ऑफ 99 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ 98 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये दोनों करके तो आपको ये जो अननोन परसेंटेज है ये मालूम हो जाएगी.
अच्छा, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला से या रूलर से ये मैंने मेजर कर लिया और वो बता रहा है कि दैट इज 7.7% ऑफ दिस पीक नॉट द 83। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप लोगों ने ये मिस्टेक करनी है, तो इसलिए इसको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो m+1 की परसेंटेज है दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू m, नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्योंकि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बेस पीक करेंगे तो ये तो 1% भी नहीं बनती या 2 या 3% होगी, लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूलर आयन से करते हैं तो दैट बिकम 7.7%। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलें जी, अब हमें यहाँ 2 इंफॉर्मेशन मिल गई। इसके बाद हमने क्या करना है? अब ये 7.7% का मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ कार्बन डिटरमिन करनी है कि इसमें कंपाउंड में कितनी कार्बन होनी चाहिए, तो आप 1.1 पे डिवाइड कर दें। व्हाई 1.1? बिकॉज दैट इज आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का आइसोटोप 1.1 होता है, बाकी सब तो स्मॉलर है। तो अगर आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव अस रफली 7 कार्बन वैल्यू। वो कहता है कि आपके फार्मूला में 7 कार्बन होनी चाहिए एंड these 7 कार्बन आर ऑलरेडी इन द फार्मूला। अगर ये मैच कर रही है तो इसका मतलब ये है यू डोंट नीड टू ऐड एनी ऑक्सीजन, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन डालेंगे तो यहाँ से एक कार्बन आप डिडक्ट करेंगे। विद दैट डिडक्शन द परसेंटेज विल ड्रॉप फ्रॉम 7 पॉइंट समथिंग, इट विल रीच टू द 6%, जो कि रॉन्ग होगी, राइट? तो अब हमने क्या किया कि since the m+1 peak is 7.7%, we will take this base formula as the molecular formula. चले, ओके, जब आपको पता चल गया कि what is your molecular formula, you always get the index of hydrogen deficiency. That is 1. What does that mean? We have either a double bond or a ring. ओके, सो डबल बॉन्ड अगर है तो इट कैन बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट कैन नॉट बी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। व्हाई? Because there is no oxygen in the molecular देयर formula. इज नो ऑक्सीजन। इसलिए ये सारे जो है ना लॉजिकली हर चीज को अपने साथ चलाना है। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर इसके अंदर कोई रिंग है 7 मेंबर। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप यूं कर लें कि जो आपके पास यहाँ पे प्रोमिनेंट फ्रैगमेंट है उनकी लिस्ट बना लें। सो वी हैव प्रोमिनेंट molecular ion peak, we have peak at 83, we have peak at 55, we have peak at 41। अब आप इनमें देखें कि लॉस किस तरह से हुआ है कि अगर 98 अगर आपको मॉलिक्यूल है तो नेक्स्ट फ्रैगमेंट वाज एट 83, so that was formed when methyl was lost। अब ये मेथल जो है ये कैसे लॉस हुआ होगा? एज ए फ्री रेडिकल, क्योंकि दैट इज द मास विच वर लॉस्ट एंड लॉस्ट एज ए फ्री रेडिकल विद इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर दैट? अगर आपके पास टोटल मास कार्बन 7H14 है, उसमें से CH3 निकल गया तो बाकी क्या रह गया? C6H11, and that will be cation, with that will come with positive charge। why with positive charge? because peak is here। अगर ये positive charge नहीं होता तो we could not have observed that peak। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि आपका एक मॉलिक्यूल इस तरह का है कि उसमें C6 है, H11 है और उसके साथ मेथल कहीं लगा हुआ है। ओके, उसके बाद आप अगर यहाँ से देखें 83 से 55, हाउ मच इज द लॉस? 83 से 55 28 सर, कितना? 28। 28 क्या हो सकता है? यहाँ रूल ऑफ 13 लगाएं जरा, तो यू विल सी 26 दैट विल गिव 2, तो C2H4
और इसकी अगर आप IHD निकालें तो दैट विल बी 1। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज योर इथीन। इथीन। ओके, इथीन किस में से निकली है? 83 से। 83 का क्या है? दिस इज इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब यह है कि आप इवन इलेक्ट्रॉन से स्टेबल मॉलिक्यूल ही निकाल सकते हैं, आप उसमें फ्री रेडिकल नहीं निकाल सकते, क्योंकि फ्री रेडिकल इज ऑलरेडी गॉन। You cannot create free radical from a positive charge. So यहां से 83 से 55 में जो लॉस हुआ है, there is a stable molecule। और स्टेबल मॉलिक्यूल कब निकलता है? आपको याद होगा कि स्टेबल मॉलिक्यूल निकलता है या तो आप के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो तो आपके पास इंडक्टिव क्लीवेज से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाते थे तो H2O आते थे। या एक कॉमन तरीका ये था कि अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ से हम 4 बॉन्ड खींचते हैं और उससे आपका ये जो कार्बन कार्बन फ्रैगमेंट है दैट नॉर्मली लूज एट CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? यस तो सर। दैट इंडिकेट कि हमारा 83 से 55 में जो फ्रैगमेंट बना है that must have been formed by 2 bond breakage, 2 bond breakage। इसका एक और इंडिकेटर है, वो ये कि ऑड मैस से ऑड मैस जब निकलेगा that indicate either rearrangement और 2 bond cleavage। तो अब चूंकि रीअरेंजमेंट हम जो है वो डिफिकल्ट है टू प्रिडिक्ट, लेकिन एसिटिलीन उसमें इंडिकेट हो रही है विच इज वेरी क्लियर कट जो है वो फ्रेगमेंट है जब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 जगह से ब्रेक होता है। तो इसका मतलब यह है कि 83 जो है दैट इज योर साइक्लिक स्ट्रक्चर C6 1 2 3 4 5 6, और इसमें किसी जगह पे आपका फ्रैगमेंट बनता है। अब यहाँ मैं फ्री रेडिकल नहीं रख रहा, व्हाई? क्योंकि ये जो हम C6H11 की बात कर रहे हैं इसमें फ्री रेडिकल पहले से ही एलिमिनेट हो चुका है। सो हमारे पास अब 2 फ्रैगमेंट बन गए, एक C6 विद ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए मेथल विद फ्री रेडिकल। अब आपने सिंपल इनको ज्वाइन करना है एंड यू विल क्लियरली इंडिकेट कि ये कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है। कैन यू टेल व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तो है लेकिन मेथल भी साथ लगा हुआ है। यस सर, यस सर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आप जब एसिटिलीन इसमें एथिलीन इसमें एथीन निकली तो आपके पास बाकी जो फ्रैक्शन बचा है वो C4H7 है। और अगर आप देखें कि आपकी IHD अब यहाँ रह गई है, बाकी यहाँ पे आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है दैट शुड बी सैचुरेटेड। सो दैट दिस इज अ साइक्लिक रिंग, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आपका मॉलिक्यूल ये है कि साइक्लोहेक्सेन with a methyl group attached to it। ओके ओके, एक बात याद रखिएगा कि हर स्पेक्ट्रम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आपने किसी एक तरीके को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। और बेहतरीन तो यही है कि आप हर जगह पे बैक एंड फोर्थ इसको चेक करते रहें, जो भी आप रिजल्ट जो कंक्लूड करें उसको चेक कर लें वेदर दैट इज जस्टिफाइएबल, वेदर दैट इज लॉजिकल और नॉट। ओके, तो हम आगे भी जो है वो कुछ एग्जांपल देखते हैं, but let's continue with the last part of fragmentation pattern। हमने लास्ट टाइम जो फ्रेगमेंटेशन की है वो एल्डिहाइड और कीटोन तक कंप्लीट कर ली थी, बट देयर आर अदर टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो इस तरीके से होता है, जिसमें Z जो है, यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे O और कार्बन है तो दैट इज एस्टर। और अगर यहाँ पे NH2 है या NH है तो दैट इज अमाइड। तो ये तीन जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनकी फ्रेगमेंटेशन भी उसी तरीके से होगी जिस तरह एल्डिहाइड और कीटोन की है। देयर आर सम चेंजेस, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें एडिशनल क्या है ऑन टॉप ऑफ द 6 प्रोमिनेंट मैकेनिज्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा क्लेवेज इसमें पॉसिबल है। तो अल्फा क्लेवेज में आपकी साइट ऑफ आयोनाइजेशन ऑक्सीजन भी हो सकती है और हेटेरोएटम भी हो सकता है। सो यू कैन ट्राई बोथ। सो आफ्टर आयोनाइजेशन you will draw 3 arrows, and that arrows will tell you that this R should break from this branching point, and we will have a fragment with positive charge which will appear at m over z, and other is single electron fragment, and that will be lost, and that loss will show in the spectrum. ओके, अब आपके पास जो अल्फा क्लीवेज है ये Z की साइड पे भी हो सकती है, जैसे ये R की साइड पे हुआ है। देन Z कैन आल्सो ब्रेक, उसमें फ्री रेडिकल Z अगर आपका बीटा एटम है तो इस साइड पे मूव करेगा, एंड देन Z आपको मैंने पहले बताया है, इट कैन बी OH, इट कैन बी NH2 और इट कैन बी OR। सो यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास जो फ्रेगमेंट आएगा m over z के साथ, that will contain R and loss will be in the hetero atom. Okay, question. All right, इसमें इंडक्टिव क्लीवेज भी हो सकती है क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो that can be neutralized with the electron in Z and R। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पास जब आप इंडक्टिव क्लीवेज करने लगे एंड हेटेरोएटम इज ज्वाइंड विद डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करें। तो डबल बॉन्ड को आप डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एक 2 हेडेड एरो खींचे और पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर रख दें, तो डायरेक्टली आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्सीजन। अब यहाँ 2 लोन पेयर रख देंगे आप, फ्री रेडिकल आपका पहले यहाँ पड़ा हुआ है और 2 लोन पेयर यहाँ पे ऑलरेडी है। जैसे ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो एक पेयर आयोनाइज हुआ, तो अब आपके पास ये स्पीशी बन जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा इस साइड, इस स्ट्रक्चर में, दैट विल बी एट दिस कार्बन। ओके, तो आप डायरेक्टली पाई बॉन्ड को चेंज करके ऑक्सीजन पे लोन पेयर को रख सकते हैं, या फिर ये कि आप इसको होमोलाइटिकली फिशन करें, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऑक्सीजन पे चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन पे चला जाएगा, और यहाँ से फिर ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन bond या कार्बन hetero bond, that will move toward the oxygen, and then of course R will get a positive charge and the other part will eliminate as a free radical। या फिर hetero atom का bond break करे and charge will stay with the hetero atom, और R और carbonyl they will be lost as free radical। अब ये मैकेनिज्म आपने प्रैक्टिस करना है। Okay, let's put this example in work. This is methyl benzoate, I believe, 1 2 3 4 methyl butanoate। आपने इसकी अल्फा क्लीवेज में बताएं जो 2 फ्रेगमेंट बनते हैं, और इंडक्टिव क्लीवेज से बताएं जो 2 फ्रेगमेंट बनते हैं। क्विकली बनाएं।
किसी ने कंप्लीट किया? ओके अब्दुल्ला, आपने कंप्लीट कर लिया? सर इसकी अल्फा मैंने कर ली है, एक फ्रेगमेंट बनाया सर। ओके अब्दुल रहमान, आपने सर परफॉर्म किया? बना रहा हूँ सर। ओके आरफ हुसैन, यस सर, बस एक क्लिपेज हो गई फ्रेगमेंट। ठीक है। राबिया, जी सर हो रहा है। आप अगर किसी ने उसको कैलकुलेट किया है तो मुझे उसका मैथ्स भी बताएं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। समरीन, आप बताएं। सर मैं उसको नहीं कैलकुलेट किया, मैं करती हूँ। आपने मैथ्स कैलकुलेट नहीं किया? आप मैथ्स भी साथ कैलकुलेट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज है, क्विज 5। 61। ओके, वन ऑफ यू 61 है। और किसी और ने कोई रिपोर्ट करना हो, कोई मैथ्स? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी, इन दोनों ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी आयोनाइज हो सकता है ना? यस, लेकिन आप इसको कर लें, कार्बोनिल को ट्राई करें क्योंकि दैट इज इन द मिडल ऑफ मॉलिक्यूल एंड यू कैन हैव many opportunities. ओके सर। लेकिन आपका क्वेश्चन वैलिड है। यू कैन प्लेस आयोनाइजेशन एट दिस ऑक्सीजन और एट दिस एट और प्रैक्टिकली जब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ से भी जो है ना वो आयोनाइजेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन होती है। सर इसमें मैक्लिफर्टी भी हो सकती है ना, इसमें गामा हाइड्रोजन अवेलेबल है। राइट राइट, वो लेकिन वो ऑफ कोर्स आपने उसको चेक करना है। और देयर इज वेरी वेरी गुड एंड स्मार्ट जो है ऑब्जर्वेशन। ओके चलें जी, हम इसको ट्राई करते हैं। आप इसको मैच करिएगा अपने स्पेक्ट्रम में। ओके, सो आयोनाइजेशन एट carbonyl oxygen and then its mass is 102। तो ये आपकी पहली पीक जो है ना वो स्पेक्ट्रम के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद आपने अल्फा क्लीवेज इसको कार्बन चेन पे लगाया तो आपका जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ब्रेक होगा और इसमें जो प्रोपल फ्री रेडिकल इसमें से निकल जाएगा और आपके पास एक फ्रेगमेंट आएगा 59 का। ओके, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन ही आपने रखनी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ये कार्बन, तो ये आपका एक फ्रेगमेंट है। तो आपकी 2 पीक होगी स्पेक्ट्रम के अंदर। अच्छा, ये ब्लू साइड पे अगर आप इसको करें कि अगर फ्री रेडिकल हेटेरो एटम की तरफ से ब्रेक हो तो फिर इसमें ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें इथॉक्सी फ्री रेडिकल निकलेगा जिसमें कार्बन का ये CH3 है 15 और ऑक्सीजन 16, तो ये 31 का लॉस है। तो 31 जब 102 से 31 माइनस करेंगे तो वी लेफ्ट विद 71। तो ये 2 फ्रेगमेंट आपके आ गए सिंपली अल्फा क्लीवेज से। उसके बाद आप इंडक्टिव क्लीवेज भी ट्राई कर सकते हैं।
इंडक्टिव क्लीवेज में ये जो होमोलाइटिक फिशन के साथ आपने फ्री रेडिकल एक आपने ऊपर भेज दिया, एक कार्बन के ऊपर आ गया, तो उसके बाद ये आपका जो बॉन्ड है that will break, and we will have a free radical with both oxygen and positive charge with the mass of 43. Secondly, this methoxy that can also contribute toward the neutralization of positive charge. In that case, that mass will be lost and charge will be on m over z 31. तो अब अगर आप इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि अगर आप नीचे इसकी स्केल बना लें, दिस इज 100, इसके बाद आप यहाँ पे 80, यहाँ पे आप 60 कर लें, यहाँ पे 40 कर लें और यहाँ पे 20। तो अब आप इसका स्पेक्ट्रम बनाएं तो 102 पे आपको पीक आएगी, इसके ऊपर 102 लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट हायर इज 71, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको रेडिकल लगता है दैट इज़ 59। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी डीलोकलाइज्ड ऑन दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन। बाकी सारे फ्रैगमेंट में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो लोकलाइज्ड है। तो इसलिए जो पीक है ना 59 वाली, दैट विल बी ए लार्ज पीक। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास स्पेक्ट्रम आ गया 71। फिर आपके पास 43 पे एक पीक है, ये 43 की आप पीक बना दी और इसकी अब रिलेटिव हाइट इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू नो हाउ दे आर फॉर्म्ड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि इसका मास पैक, इस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम इस तरह का होना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन है? अभी आप देखें हमने सिर्फ 2 मैकेनिज्म कंसीडर किए हैं। अगर आप इसमें मैकलेफर्टी करेंगे तो इसमें और भी फ्रैगमेंट आने चाहिए, ठीक है? वो इसको फिर फिल करते रहेंगे। अच्छा, ये मैकलेफर्टी का जो फ्रैगमेंट है, इसमें अगर आप इसको इस कार्बोनिल को अगर आप फंक्शनल ग्रुप समझते हैं तो आपके पास गैमा हाइड्रोजन ये बनती है और ये गैमा हाइड्रोजन इस फ्री रेडिकल की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसके बाद फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड देन इट कैन फ्रैगमेंट फर्दर। और इसमें आपके पास 28 का लॉस होता है एथिलीन की फॉर्म में और 74 पे यहाँ पे आपके पास एक और पीक आएगी 74। इसकी अगेन रिलेटिव हाइट जो है दैट्स वेरीफाइएबल। अब इसमें 74 और 59 दोनों में ये ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज्ड है आपका चार्ज, सो ईदर वन ऑफ देम कैन बी ए प्रोमिनेंट पीक। ओके, तो ये इसका स्पेक्ट्रम है। इसमें जो 43 है दैट इज द बेस्ट स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ आइसोप्रोपाइल रेडिकल, जहाँ पे जब बनता है तो ये रीअरेंज होता है। ये इस जो कोर्स है उससे आगे की ये जो स्किल है तो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है कि विच वन विल बी द बेस पीक, बट जस्ट टू गेट यू सम आइडिया कि नॉर्मली जो 3 कार्बन और 4 कार्बन यूनिट होते हैं दे मेक प्रोमिनेंट बेस पीक। उसके बाद 74 वाली पीक दैट इज मैकलेफर्टी पीक, दिस इज 71 and this is 59 peak, and here we have 80. What is this peak? It's, I think 87. Is there any 87 peak? Nope, it's not there, and that could be the loss of 15. So जब आप इसके अंदर 15 ऐड करते हैं तो 102 बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लॉस है दैट इज ए मेथल लॉस। और ऑफ कोर्स इसके अंदर मेथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है तो वो भी इसके अंदर से लूज हो सकता है। क्वेश्चन?
Let's move to the next. बेंजाइल एस्टर। बेंजाइल एस्टर में आपने जो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि बेंजाइल एस्टर होते क्या है। ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है और अगर इसके साथ एक कार्बन और लगा दें तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। और एस्टर का मतलब ये है कि दैट इज कनेक्टेड टू ए कार्बोनिल थ्रू ऑक्सीजन, सो दिस इज ए बेंजाइल एस्टर। तो अगर यहाँ पे कोई आर ग्रुप है तो दिस इज आवर बेंजाइल एस्टर। अब इसमें जो ये जो बेंजाइल ग्रुप है दैट हैव very important contribution in the fragmentation of these ion। वो ये कि इसके अंदर अक्सर ये जो बेंजाइल एस्टर होते हैं they normally give rise to the formation of ketene। कीटीन क्या मॉलिक्यूल है? कीटीन ये है कि आपके पास अगर ये आर ग्रुप है, सो आर ग्रुप में यहाँ से अगर डबल बॉन्ड बन जाए और ये मॉलिक्यूल उसमें से बेंजाइल एस्टर उसमें से निकल जाए, सो एलिमिनेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ बेंजोइल अल्कोहल। सो बेंजोइल अल्कोहल जब एलिमिनेट होता है तो दिस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू ए कीटीन जिसमें आर कार्बोनिल and then we have another, sorry ये थोड़ा सा क्राउडेड हो गया, इसको मैं ज़रा दोबारा बनाता हूँ। आर और यहाँ पे कार्बोनिल था आपका और यहाँ से एस्टर ब्रेक होने की बजाय यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करता है एंड देन दिस पार्ट जस्ट लूज जस्ट गो अवे, तो यहाँ आपका एस्टर पड़ा हुआ था। तो ये जो चीज बनती है इसकी वजह से इनके बड़ा प्रोमिनेंट पीक बनती है जो सम टाइम दैट बिकम द बेस पीक। तो इसको आपने देखना है कि ये एक यूनिक मैकेनिज्म है बेंजाइल एस्टर में। तो इसमें आप इसको जस्टिफाई करना हो तो आपने ये जो आर ग्रुप है आपकी आर साइट, इसमें देखें कि जो कार्बोनिल के साथ जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। यहाँ से हाइड्रोजन इस फ्री रेडिकल के ऊपर मूव करता है जिस तरह अल्कोहल में हमने देखा था। तो अगर मैं अल्कोहल का मैकेनिज्म दोबारा ड्रा करूं तो अल्कोहल में भी OH और हाइड्रोजन जब यहाँ से फ्री रेडिकल बनता है तो ये H यहाँ पे मूव करता है फ्रॉम अल्फा पोजीशन। ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू साइट ऑफ आयोनाइजेशन, ये साइट है, साइट ऑफ आयोनाइजेशन उससे अगर आप करें तो ये अल्फा और ये बेटा पोजीशन बनती है। तो यहाँ अगर साइट ऑफ आयोनाइजेशन दे ऑक्सीजन है तो दिस इज योर अल्फा एंड दैट विल बिकम योर बेटा। तो उस हिसाब से भी ये उससे मिलता जुलता है। और इसी तरीके से एक तीसरा मैकेनिज्म हमने देखा था ईथर में। ईथर में हमने कहा था कि अगर आपकी अल्फा कार्बन ब्रांच्ड हो तो फिर जो बेटा हाइड्रोजन है यहाँ से ये इस ऑक्सीजन पे रीअरेंज होता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो एक ही तरह मैकेनिज्म के तहत आ रही हैं। तो आप अगर एक चीज को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो बाकी उसी तरीके से आ जाएगी। सो एनीवे दिस अल्फा इज विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोनिल। सो अल्फा पे जो कार्बन है दैट विल मूव टू ऑक्सीजन and then we will have a new bond between carbon and carbonyl and this bond remain intact और यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा M/Z के साथ। दिस इज योर स्टेबल मॉलिक्यूल।
या क्लोज्ड शेल मॉलिक्यूल। सो जब भी बेंजाइल एस्टर आपके मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो आपको 108 पे एक पीक मिलेगी, और इसके बाद ये जो कंपाउंड है ये बेंजाइल, इसकी हमने आगे फ्रेगमेंटेशन देखी थी, दैट विल गो टू मेक द हाइड्रोक्सी ट्रोपिलियम आयन, जिसमें 7 मेंबर्ड रिंग के साथ ये मॉलिक्यूल एक्सपैंड होगा, एंड देन दिस मॉलिक्यूल विल अंडरगो फर्दर फ्रेगमेंटेशन। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर से क्या एलिमिनेट हो सकता है इस फ्रेगमेंट से? सर कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी इसमें कुछ एलिमिनेट हो सकता है? सर हाइड्रोजन गैस। सर नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो अगर यहाँ से ये बॉन्ड जो जो रिंग जिस तरह ब्रेक होती है, तो रिंग की ब्रेकेज से CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन। 26 एसेटिलीन, तो ये दो चीजें इसमें से बड़े आराम से एलिमिनेट हो सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और 26 का लॉस। अच्छा, एक और चीज है जो अक्सर मैं एग्जाम में पूछ लेता हूँ, इसलिए इसकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना, वो है आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट क्या कहते हैं कि व्हेन एवर वी हैव ए कार्बोनिल कंपाउंड जो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी आर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके साथ हाइड्रोजन है, जैसे इसमें ये CH3 है, तो CH3 अगर है तो CH2 और H को अगर आप अलहदा कर दें तो ये H आपके पास अवेलेबल है, या इसमें अगर OH हो, यहाँ पे ये फिनोल की फॉर्म में हो या अमीन की फॉर्म NH2 की फॉर्म में हो, तो उसमें ये होगा कि ये जो Z है that will be combined with H to make a stable molecule। तो उससे आपका जो एक फ्रेगमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं कि वो ऑर्थो इफेक्ट से बना है। इससे हमें जो स्ट्रक्चरल हेल्प क्या मिलती है कि अगर आपके पास लेट्स से एक कंपाउंड है जो कि बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, और आप कहते हैं कि इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप अगर आर्थो पोजीशन पे लगा है या मेटा पे लगा है या पैरा पे लगा है, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आर्थो पे है तो देयर विल बी लॉस ऑफ OH, यहाँ से Z जो है OH है और हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो देयर विल बी लॉस ऑफ H2O if methyl is present in the ortho position, and if methyl is at meta or in para position, you will not see the loss of water from that fragment। तो इस तरह इसका क्वेश्चन या तो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में या फिर मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ज़रूर आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करें, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड क्लू टू असाइन द सब्स्टिट्यूएंट इन द आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन। क्वेश्चन चलेंगे सर एक्सक्यूज मी सर, yes सर ये सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड करता है कि वाटर एलिमिनेट होएगा या क्या एलिमिनेट होगा? yes ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि Z क्या है। Z अगर OH है तो यहाँ तो H होना चाहिए, ओके सर। सो अगर Z आपका OH है देन वाटर विल बी एलिमिनेटेड। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे दिखाई हुई है आर्थो बेंजोइक एसिड की फॉर्म में, तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के साथ हाइड्रोजन एंड आपका ये जो Z ग्रुप है ये कंबाइन होके वाटर और इस तरीके की ये जो कीटीन है वो एलिमिनेट होती है। अगर ZOR है या अमाइड है, ठीक है, या ZNHRHOR है, तो अल्कोहल विल बी एलिमिनेटेड।
क्योंकि अल्कोहल या अमीन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सपोज करें कि OR है तो H यहाँ से गया, OR यहाँ से आया तो दैट विल बी ROH विच इज अल्कोहल। और अगर यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे H लिया तो NH2 और H आपस में मिलके NH3 बनाएंगे, या अगर यहाँ पे NHR है राइट, तो NHR और H मिलके R-NH2 बनाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव and hydrogen should be present in the ortho substituent। तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन लेना है, यहाँ से आपने हेटेरो एटम लेना है और उनको कंबाइन करके तो आपने इसमें देखना है कि क्या चीज एलिमिनेट होती है। जैसे यहाँ पे ये एस्टर है तो एस्टर में ये सारा आपका जी ग्रुप है और यहाँ से आपका एच ग्रुप है, तो ये जी और एच आपस में मिलेंगे तो आपके पास ये H जो है इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा and we will have the elimination of this isobutyl alcohol and the formation of ketene positive charge. Okay, amine is probably the last class of organic compound जिसकी हम फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे और ये आप देखेंगे इट इज नॉट डिफरेंट देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ आपने सिर्फ ये देखना है कि चूंकि आप नाइट्रोजन इसके अंदर आती है तो डोंट फॉरगेट द नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल क्या है कि इफ नाइट्रोजन इज ऑड, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इज ऑड एंड वाइस वर्सा। अगर नाइट्रोजन इवन है, इवन नंबर में है तो आपका मास भी इवन नंबर में होगा। Okay, so amine can undergo alpha cleavages like you have seen in many other functional group. Any alkyl group attached to an atom can be cleaved, but preference is given to the bulkiest one. जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं लगा दूं कि आपके पास एक तरफ मेथल है और दूसरी तरफ आपके पास ये ग्रुप है, तो it will be preferably cleaved from this side because the branching position is the prominent site of ionization. Okay, so for secondary and tertiary amine, alpha cleavage can undergo beta hydrogen rearrangement. ये भी उसी तरीके से मिलती जुलती है जो हमने ईथर में स्टडी किया था, जो हमने उसमें बेंजाइल ग्रुप में देखा था कि वन ऑफ द हाइड्रोजन from the carbon chain will be moving on the nitrogen and then it will undergo rearrangement, जो हमने बेंजाइल एस्टर में भी देखी थी। तो इसमें अल्फा क्लीवेज अगर आप करें तो that will give the fragmentation of this and formation of this ion at M/Z72. अब यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है इस फ्रैगमेंट की, तो बेटा हाइड्रोजन कैन मूव एट दिस नाइट्रोजन और उसके बाद दैट विल कॉज द एलिमिनेशन ऑफ alkene and formation of a fragment at M/Z30. Okay, इस तरह की फ्रेगमेंटेशन आपने पहले भी देखी थी। Can you tell me where you have saw this fragmentation before? That was in ether. Yes, sir. ईथर के अगर आप जाके दोबारा देखें तो उसमें ये बताया होगा कि if you have beta hydrogen in the molecule then hydrogen can move to the NH. बेंजाइल में भी हमने देखा कि अगर साइट ऑफ आयोनाइजेशन के बेटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन है तो दैट कैन मूव टू ऑन द हेटेरो एटम. Okay,
The longer chain amine gives series of fragment 14 unit apart. ये आप जानते ही हैं कि जब आपके पास बहुत ही लंबी कार्बन होती है तो वो प्रैक्टिकली हर जगह से फ्रैगमेंट हो सकती है अल्कीन की तरह। तो जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट 101 है तो अल्फा क्लीवेज के साथ पहले फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे होगी which will give a molecular ion peak at 30 that is 30 not 31. ओके इसके बाद आपने इसको फ्रैगमेंट करना है। यहाँ से फ्रैगमेंट अगर होता है तो ये फ्री रेडिकल के साथ यहाँ से कंबाइन हो सकता है एंड देन दैट फ्रैगमेंट विल बी लॉस्ट, या फिर आप यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हर बॉन्ड को आपने ब्रेक करके चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल और देखें कि कौन सा आयन उसके अंदर मौजूद है। तो यू विल सी दैट डिफरेंट fragments are created when this alkyl chain is cleaving from every bond which you can do. Okay. अच्छा, अब लास्ट पे हम इसको रिव्यू करते हैं कि whenever you are doing structure elucidation by mass spectrometry, you have to identify molecular ion peak very carefully, and that identification should be based on the logical loss of masses from the fragment which you are considering as a molecular ion. Okay, logical loss का मतलब ये है कि 1 is a logical loss, 2 is a logical loss, and then 15 is the logical loss. अगर 3 है, 4, 5, 6, they are not logical loss because you will not have any atom which can justify the loss from a molecule. 15 के बाद 16 logical loss है because of oxygen. 17 is a logical loss which is OH, and then 18 is a logical loss, this is a water, and then 19 and then 21 no इसी तरीके से बाकी फ्रैगमेंटेड जो है वो पैटर्न आप आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, so you have to work out really hard to propose some structure and always take help from IHT, IR and other technique which are available and try to reach to some tentative structure. आपने याद रखना है कि स्ट्रक्चर जो है वो कोई अनयूजुअल किस्म का स्ट्रक्चर नहीं होगा। मसलन अगर आप देखें कि बहुत सारे उसके अंदर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, देन इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए स्ट्रक्चर लाइक दैट आप प्रेफर करें कि कोई एक बेंजीन रिंग है। ओके, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको पूछे नहीं जा सकते फॉर दी इंट्रोडक्टरी क्लासेस, और जब आप एक्सपर्ट भी नहीं है तो हम इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेंगे। मोस्टली यही होगा कि कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा जिसमें बेंजीन हो सकती है, या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें बड़े स्टेबल किस्म के फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रपोज कर रहे हैं जो इस तरीके का है, तो दिस इज नॉट समथिंग विच यू सी वेरी कॉमन। आप इसको इतने अनस्टेबल सिचुएशन में बाइंड करने की बजाय प्रेफर करें कि कुछ और किस्म का स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप आप रेगुलर देखते हैं, जैसे कार्बोनिल है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं, या आपके पास कोई नाइट्राइल सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो ये लॉजिकल किस्म के फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके साथ मिला के आप एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर ड्रा करें। देन मेक लिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट पीक, और उसमें देखें कि डिफरेंस क्या है।
between the consecutive peak or between the molecular ion peak, उसमें logically दे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब ये फ्रैगमेंट बना है तो what type of mass was lost. Pay attention to the loss of logical mass and neutral molecule. Neutral molecule is very important clue. Neutral molecule में जो prominent है वो water है, और आपने देखा होगा अभी तक जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी हैं तो एथिलीन है जो बताती है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के साथ एसेटिलीन है जो बताती है कि ये कोई एरोमेटिक रिंग है या ट्रोपिलियम आयन टाइप एलिमिनेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो स्टेबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलती है, तो ये इंडिकेट करती है कि बेंजीन रिंग के साथ कोई OH है, फिनोल है या बेंजिलिक है। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो कि 18 का लॉस है, ये 26 का लॉस है, 28 का सॉरी, और ये 26 का है। CO2 इज आल्सो 28। तो ये लॉजिकली जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं दे गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। Figure out the fragmentation pathway, eliminate those mechanisms which are not logical. जैसे अगर आप देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जो लीनियर है और उसमें कोई डबल बॉन्ड है, तो आप इसमें रेट्रो डील एल्डर नहीं डाल सकते क्योंकि वो इसके अंदर रेट्रो डील एल्डर फ्रैगमेंट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और मैकलेफर्टी सुजेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर इट हैव दी gamma hydrogen. If possible, propose several structure with different substitution pattern. और अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आर्थो है, मेटा है, पैरा है या अल्कीन के साथ किस किस्म की सब पैटर्न है, देन प्रपोज ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो इवेंचुअली आपको नेगेटिवली कास्ट ना करे। अच्छा, ये जो फ्रैगमेंट स्लाइड है ये बताती है लॉजिकल लॉस, जैसे लॉस ऑफ वन फ्रॉम ए मॉलिक्यूलर आयन पीक इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ 15 अगर आप ऑब्जर्व करते हैं दैट इज मेथल। इफ यू ऑब्जर्व लॉस ऑफ 16 दैट इज रेयर फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टू ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। जिस तरीके से अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें NH2 एनालीन है और उसके बाद आपने इसकी ऑक्सीडेशन की हुई है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना हुआ है NO बॉन्ड, उस सूरत में आपकी जो यहाँ से लॉस हो सकता है 16 का, अदरवाइज इट इज वेरी रेयर। NH2 का लॉस अमाइड की फॉर्म में हो सकता है। हमने आज ही इसको लर्न किया है कि अगर आप अमाइड बनाएंगे तो NH2 वाली साइड पे भी अल्फा क्लीवेज के जरिए यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ये फ्री रेडिकल भी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। अगर ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आएगा तो दैट विल अपीयर एज ए लॉस ऑफ M-16। अगर पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है तो 16 पे पीक आएगी। N-17 can be OH or NH2. NH3 is rare. 18 लॉस्ट वाटर है, 19 का लॉस फ्लोरीन है, 20 का लॉस HF है, 26 का लॉस या तो एसेटिलीन है, C ट्रिपल बॉन्ड C जो मैंने अभी आपसे बात की है कि दैट कुड बी ट्रोपिलियम आया, या इसमें सियानो ग्रुप भी हो सकता है। 27 का लॉस जो है वो HCN और ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म है C2 CH2 डबल बॉन्ड CH। 28 का लॉस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एथिलीन, और इसी तरीके से बाकी लॉस जो है वो प्रोमिनेंट है। तो आपने जो सबसे ज़्यादा अटेंशन पे करनी है दैट इज 28, 26, 15 और 18
31, इसके बाद 35, इसके बाद 44 जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। बाकी बिगर मास आ जाते हैं तो वो आप रूल ऑफ 13 लगा के उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे 77 का लॉस है, रूल ऑफ 13 लगाएंगे तो यू विल अल्टीमेटली रीच टू C6H5। ओके, क्वेश्चन। ऑलराइट, चलें जी, आज की लास्ट एग्जांपल। क्वेश्चन ये है कि द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैज ए मीडियम इंटेंसिटी पीक अराउंड 1650। ये कोई बता सकता है कि IR पे ये पीक किस चीज को इंडिकेट करती है? CO बॉन्ड को। CO बॉन्ड 1700 के करीब होते हैं। सी डबल बॉन्ड कार्बन सर। और फिर C ये डबल बॉन्ड मीडियम इंटेंसिटी जब बता रहा है ना, कि कार्बोनिल की होती है वो स्ट्रांग होती है पीक, तो ये मीडियम इंटेंसिटी का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो 1650 पे या 16, मेरे ख्याल अगर आप बेस वैल्यू देखें IR में जाके टेबल में, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की आपको 1650 बताई होगी। देयर इज आल्सो ए CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग नियर 880। ये भी आप जो कार्बो डबल बॉन्ड है ना, इसमें अगर आउट ऑफ बेंडिंग जो वाइब्रेशन है, बेंडिंग है, वो बताती हैं कि सब्स्टिट्यूशन पैटर्न क्या है। ये 880 का जो पैटर्न है, दैट इज फॉर ए एसेटिलीन, फॉर ए अल्कीन विच इज CH2, and then it is substituted at this point. So 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो आपके आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग 880 पे देते हैं। ये भी आप IR का जो लेक्चर है, लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में एक टेबल दिया हुआ है जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग के बारे में है, तो वहाँ से आप देखिएगा कि जो 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती हैं तो उनकी ऊप आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग जो है वो 880 पे आती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लू है, ये इस क्लू ने हमें बता दिया कि ये मोइटी तो ऑलरेडी आपके मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर वेट है 88, तो यहाँ से आप रूल ऑफ 13 अप्लाई कर लें, और उसके बाद अगर आप इसकी जो वैल्यू नोट करें 85 की, तो वो ये भी बता देगी कि इसका करेक्ट फार्मूला क्या होना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए या नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे होंगे जिसमें M+2 अनयूजुअल हाई होगी, M+2 अनयूजुअली हाई। जैसे ये M+1 है, अगर यहाँ पे अगर आ जाती है इस तरीके, दैट मीन वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर M+2 अनयूजुअली हाई हो तो इसका मतलब ये होगा या तो इसके अंदर सल्फर है, या इसके अंदर हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या इसके अंदर सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन का तो रेयर होता है बॉन्ड, वो आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सल्फर और क्लोरीन ब्रोमीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन में जो M+2 है वो 1/3 होती है, यानी वो ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसका 1/3 होती है, और ब्रोमीन की फॉर्म में ये बराबर बराबर होती हैं दोनों। M+2 इज सेम हाइट एज द M पीक, तो ये इंडिकेट करता है कि इट्स ब्रोमीन। अगर 1/3 है तो दैट इज क्लोरीन, लेकिन अगर ये 1/3 भी नहीं है, 1/1 भी नहीं है, उससे कम है, यानी जैसे इस तरह की हाइट है, तो दैट इंडिकेट इट इज ए सल्फर।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है जो M+2 की लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये आपने याद रखना है कि whenever we have M+2 unusually high, then it can your molecule can contain sulfur, chlorine and bromine. Bromine when these two peaks are same height, chlorine when they are 1/3, and sulfur when they are not 1/3. It is like above 1% but less than 2%. So 1 और 2% के दरमियान अगर ये पीक आती है तो that will indicate कि it is a sulfur. चलें. Okay, molecular ion is already given 84 पे, तो बेस फार्मूला is C6H12 जो कि IHD आपकी 1 है, और IHD ऑलरेडी बता रही है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जो ऊप है वो बता रही है कि इससे 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1। तो हमारे पास जो है ये दो क्लू होने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ये दोनों बन जाते हैं। एक ये दोनों ही 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि ये अगर आपकी कार्बन 1 है तो 1 पे भी सब्स्टिट्यूशन है और 1 पे अगेन 2 सब्स्टिट्यूशन है और 2 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो आपके पास यहाँ तो कार्बन हर सूरत में आएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप एक साइड पे कार्बन को बढ़ा लें या फिर दोनों साइड पे कार्बन को बढ़ा लें। अगर दोनों साइड पे कार्बन बढ़ाते हैं तो आपके पास ये फार्मूला बनता है, अगर एक साइड से कार्बन को बढ़ाते हैं तो यू हैव दिस फार्मूला। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोनों में से आप ये देखें कि दिस मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए मैकलैफर्टी पीक, और इस मॉलिक्यूल में मैकलैफर्टी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप इसको अल्फा बीटा और गैमा कहते हैं तो गैमा हाइड्रोजन आपके इस मॉलिक्यूल में है, इसमें गैमा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब आप देख लीजिएगा कि जिसमें मैकलैफर्टी का फ्रैगमेंट बन रहा है तो वो इस स्ट्रक्चर को इंडिकेट करेगा, जिसमें नहीं बन रहा तो वो इसको इंडिकेट करेगा। ओके, द सेकंड स्ट्रक्चर इज रिजेक्टेड because it does not give McLafferty peak at 56। आपको पास 56 पे इतनी प्रोमिनेंट पीक है, अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे यू कैन नॉट गेट ए पीक ऑफ 56। दैट पीक विल ओनली बी प्रेजेंट व्हेन यू फ्रैगमेंट इट, व्हेन यू हैव द गैमा हाइड्रोजन। इसका एक और क्लू भी है, even mass is giving even peak, or that must be either through rearrangement or two bond cleavage। तो अब 2 बॉन्ड तो उस वक्त होगा जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और रीअरेंजमेंट उसके अलावा होती है, तो हम रीअरेंजमेंट के अंदर जो बेस्ट कैंडिडेट है दैट इज मैकलैफर्टी। ओके, सो तो मैकलैफर्टी से ये फ्रैगमेंट बना होगा। बाकी अगर आप देखें तो दिस इज इवन गिविंग ऑड दैट इज अ नॉर्मल फ्रैगमेंटेशन, और इवन गिविंग दिस पीक दैट इज आल्सो ए नॉर्मल फ्रैगमेंट। Question. All right, if you don't have question, then I think that probably is the last peak, last slide of our lecture. And this is not only the last slide of today's lecture, but it is last slide of mass spectrum also. Now you should work on the assignment number 3, and you should be able to solve all spectrum. अगर आपको अभी भी ट्रबल आ रही है तो you have to right away request for a tutorial where we can do all these spectral analysis in detail. ठीक है? ओके सर। ओके, चलें जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर ओवर हो गया, तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। सर।